हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षर दुधलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर, और आज फिर से हाजिर हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एसी जनरेटर। इससे पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए। उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर, वो उसी प्रिंसिपल पर काम करता है जिस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, या फिर यूं कहें कि एसी जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा था, उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं कि कोई भी अगर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और वो उसके अंदर रोटेट कर रही है, या फिर यूं कहें कि उसका फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, या फिर ऐसा कहें कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि अगर फेराडे ने बताया था, जैसे ऑयस्टर ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अपने अराउंड एक करंट की फील्ड है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इसी प्रकार फेराडे ने बताया कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने अराउंड वो करंट की फील्ड बनाएगी। मतलब कि मैग्नेट से अगर करंट बनाया जा सकता है, करंट से अगर मैग्नेट बनाई जा सकती है, तो मैग्नेट से भी करंट बनाया जा सकता होगा। उसी को यूज में लाते हुए साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देख लें पहले। तो इसमें दो बड़े बड़े हॉर्स शू मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये दोनों नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये दो बड़े बड़े हॉर्स शू मैग्नेट हैं, या फिर कहते हैं कि एक ही बहुत बड़ा सा हॉर्स शू मैग्नेट है। वो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसका आधा हिस्सा लिया है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उसके बीच में रखी हुई है हमने एक कॉइल। ये कॉइल आप देख सकते हैं, ये कॉइल हमने लगाई है इसके बीच में इस तरीके से। ये रेड कलर की कॉइल है। ये कॉइल कॉपर के वायर की बनी हुई होती है। कॉपर का वायर क्यों बना होता है? क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है। किसी भी अच्छे कंडक्टर की आप कॉइल बना सकते हो। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमने कोई कॉइल के कॉपर या मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ ये कहा था कि कंडक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी कंडक्टर की बना सकते हैं। कॉपर का कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि हम उसको काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉपर की कॉइल लगाते हैं। इस कॉपर की कॉइल को हम जोड़ते हैं यहाँ पर दो स्लिप रिंग से। एक ये स्लिप रिंग लगाई हुई है, एक यहाँ पर स्लिप रिंग लगाई हुई है। जो हमने पहले देखा था डीसी मोटर, उसमें भी सेम ऐसा ही एक डायग्राम बनाया हुआ था, बस उसमें एक अंतर था कि वहां पर स्प्लिट रिंग थी। वहां पर हम रिंग्स को काट देते थे बीच में से, तो स्प्लिट हो जाता था। वो एक रिंग होती थी यहाँ पर और एक रिंग होती थी यहाँ पर। यहाँ पर जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पर दोनों ही रिंग जो हैं वो कंप्लीट रिंग्स हैं। ठीक है, हमने बताया था मैंने आपको कि हम इनको यूज क्यों करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर रिंग्स बनाई है स्प्लिट रिंग्स का यूज तब होता है जब हमको करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी हो। ठीक है, डीसी मोटर जब घूमती थी तो हमें नहीं चाहिए था कि उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो। अगर हम उसमें भी कंप्लीट रिंग्स लगा देते तो उसमें हर समय पर करंट की डायरेक्शन चेंज होती और वो डिफ्लेक्ट होता रहता। हमें तो ये चाहिए नहीं था, तो हमने वहां पर डीसी मोटर में यूज किया था स्प्लिट रिंग्स। और जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये रिंग्स जो है वो एक पूरी कंप्लीट रिंग्स होती हैं। फिर वहां पर भी एक ब्रश था, कार्बन का ब्रश, जो कि यहाँ पर भी पाए जाते हैं। कार्बन के ब्रश का काम क्या है कि हमारे जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्मूथ बनाए रखना, और जो हमारा रोटेशन है उसको भी स्मूथ बनाए रखना। ठीक है, जब स्लिप रिंग्स इस कार्बन के ब्रश पर, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, इस पर जब स्लाइड करेंगी या इस पर जब रोल करेंगी तब ये क्या करेगा, एक करंट का कंडक्शन भी करा देगा और साथ ही साथ इन दोनों को घिसने से भी बचा देगा। ये दोनों घिसेंगे नहीं, ना तो आपका तार जो है वो फ्रिक्शन से कम होगा, ना ही आपकी जो रिंग है वो फ्रिक्शन से कम होगी। ठीक है, तो बीच में एक कार्बन का ब्रश लगा देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक लोड। ठीक है, जब हमने डीसी मोटर देखी थी, डीसी मोटर के केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर लगी हुई थी एक बैटरी जो कि करंट प्रोवाइड करा रही थी। अभी हम जनरेटर पढ़ रहे हैं, आप सब जनरेटर जानते हैं, नाम सुना ही है जनरेटर्स का। काफ़ी बार हम उसको देखते हैं जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, या कहीं भी जब लाइट चली जाती है तो हम लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ करंट, ये करंट को प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल ये था कि जब भी कोई कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है इन सच अ वे कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। उसी करंट का यूज करके हम इस लोड को जला सकते हैं। ये लोड कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, पूरे घर की लाइट हो सकती है, पूरे पार्टी की लाइट हो सकती है, आपका मेन फ्यूज हो सकता है घर का। जितना आप जनरेटर से करंट जनरेट करवाओगे उतने करंट से ये जो लोड है आपका वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने क्या देखा, दो हॉर्स शू मैग्नेट्स,
एक कॉपर की कॉइल जो कि रोटेट करेगी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, और यहाँ पर होते हैं स्लिप रिंग्स, कंप्लीट स्लिप रिंग्स, फिर होता है कार्बन का ब्रशेस, और एक होता है लोड। इतना इसका कंस्ट्रक्शन है। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक था नहीं, आपको आशा करता हूँ समझ में ही आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो हमने जब देखा था अभी, उसी को मैं यहाँ पर अगर एक उसका रफ स्केच बना लूँ, तो यहाँ पर इस किस्म के कुछ मैग्नेट्स थे, ये 2 मैग्नेट, यहाँ पर एक कॉइल, इस कॉइल के हर एक तार से अलग अलग स्लिप रिंग्स, इधर पर भी एक ब्रश लगा हुआ है और इधर पर भी एक ब्रश लगा हुआ है, और इस ब्रश से जुड़ा हुआ है एक लोड। ठीक है, एक और चीज़ होती थी इसमें, एक्सल, यहाँ पर एक इस कॉइल के जस्ट बीच में से निकालते हुए, स्लिप रिंग्स के बीच में से निकालते हुए हम जोड़ देते हैं एक एक्सल। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सल। ये एक्सल क्या करता है, जनरेटर आपने देखा होगा, अगर किसी में नहीं देखा है तो जनरेटर में क्या होता है, एक घुमाने के लिए उसमें एक एक्सल लगाया होता है। पहले हमें जनरेटर को घुमाना पड़ता है, जनरेटर को घुमाने से ये कॉइल रोटेट होती है, और कॉइल के रोटेट होने से, कॉइल रोटेट कहाँ हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट होने से क्या चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक एक्सल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे हैंडल टाइप का होता है पकड़ने के लिए, जिसको आप पकड़ के जनरेटर को घुमा सकते हैं। ये इतना भी आसान नहीं होता इसको घुमाना, काफ़ी दम लगानी पड़ती है हमें जनरेटर को घुमाने के लिए। बाकी और भी चीज़ें इसमें लगती हैं, कूलेंट के तौर पे पानी लगता है घुमाने के लिए, लुब्रिकेंट के तौर पर डीजल लगता है, और भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं जनरेटर में। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा मुद्दा है कि हम एसी के जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसको समझें कि ये काम कैसे करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। काम तो आपने देखा किस पर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। कभी भी क्वेश्चन आए, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब काम करता कैसे है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो पता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमें पता है एक मैग्नेटिक फील्ड जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, तो ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, जा रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, इस एक्सल को पकड़ के इस पूरे कॉपर कॉइल को, जो आपने कॉइल बनाई हुई है, उस कॉइल को आपने रोटेट कराया। तो जैसे ही आप रोटेट कराएंगे, तो मान लीजिए पहले यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, और इस तरीके से आपकी जो एक्सल है, आपका जो कॉइल है वो इसके ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको रोटेट किया तो आपकी कॉइल घूमी, आपकी कॉइल घूमी तो क्या हुआ, पहले इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही थी, और इसी डायरेक्शन में आपका जो कॉइल है वो रखा था। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको अच्छे से। मान लीजिए एक कॉइल रखा हुआ है आपका, ठीक है, आगे जुड़ा हुआ है कहीं पर, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये रोटेट कैसे करेगा और उससे चेंजेस क्या क्या आएंगे। इस तरीके से कोई कॉइल रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एंटर नहीं कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल जा रही थी, लेकिन अंदर नहीं जा रही थी, इसके ऊपर ऊपर से निकल रही थी। आप देखिए, अगर आप एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल लें या फिर कोई भी शेप काट लें और उसके ऊपर से ऐसे कोई हवा चलाएं, तो हवा उसके अंदर से नहीं निकलेगी। ऐसा ही आपका कॉइल रखा हुआ, ऐसा ही पेज रखा हुआ है आपका, और ऐसे ही आप हवा चला रहे हो, तो इसके अंदर से तो नहीं जाएगी। हाँ, जब आप इस पेज को थोड़ा सा टिल्ट कर दो और इस डायरेक्शन में हवा चलाओ, तो फिर तो हवा इसके अंदर से चली आएगी। लेकिन अभी इस केस में जब ये टिल्ट नहीं है, जब ये रोटेट नहीं हो रहा है, तब इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही है, बी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, बी वेक्टर इसके अंदर से नहीं निकल रहा है। थोड़े टाइम बाद देखिए, थोड़े टाइम बाद आपका फिर से कॉइल जो था वो कॉइल थोड़ा सा रोटेट हो गया। ये आपका कॉइल रोटेट हो गया। ठीक है, ऐसा घूम गया, देख रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो थोड़े से टिल्ट होने में क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस थोड़ी सी जा रही होंगी। अब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जाने लगी, ये इसमें से निकल गई।
अभी भी सारी नहीं जा रही थी, ठीक है, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक लाइन्स से जाने लगी। फिर ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही थी, ये बी वेक्टर। अब अगर हम इसको थोड़ा और रोटेट कर दें, ठीक है, इसमें से सारे एरिया में से तो नहीं जा रही होंगी ना, कुछ एरिया में से तो रुकी जा रही होंगी, इस एरिया में से रुक जाएगी, इस एरिया में से रुक जाएगी, इस एरिया में से रुक जाएगी, हर एक एरिया में से नहीं जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि नीचे का एरिया जो है, नीचे का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था ही नहीं, ऊपर का एरिया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में था। अगर आप इसको और ज़्यादा घुमा दें तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा जो आपका वो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो एक सीधी लाइन में आ जाएगी और फिर उसमें से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाने लगेंगी जितनी भी उस मैग्नेट में से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इस मैग्नेट का एक और स्पेशल केस है, हम देखेंगे कि इस मैग्नेट को ऐसा ही क्यों लिया जाता है। अब देखिए, अब आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि वो जस्ट सीधा ही हो गया है, एकदम सीधा हो गया। मतलब कि आप अगर देखें तो आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ एक ऐसी सीधी लाइन दिखेगी, क्योंकि वो इस तरीके से रख चुका है, पूरा ऐसा हो गया है वो रेक्टेंगल कॉइल आपका। तो इसमें से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी होंगी वो सारी इसमें से निकल जाएंगी इस तरीके से। तो अब इसमें से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से निकाल देंगे। जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट है आपकी, वो फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस कर रही होगी, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से निकल जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमने ये देखा कि जब भी हम किसी कॉइल को एकदम स्ट्रेट रखे थे, कि जब वो एकदम पैरेलल था इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब तो इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं निकल रही थी। कोई भी फील्ड के साथ आपका कॉइल अगर पैरेलल है तो उसमें से फील्ड लाइन नहीं निकलेगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो सारी की सारी निकलेंगी, ठीक है। इतनी सी बात रखना, पैरेलल में जीरो फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर में टोटल फील्ड लाइन जितनी भी हैं। तो यहाँ से भी हम इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं। ये 3 केस हमने देखे, ठीक। अब देखिए, पहले केस में यहां से एक भी लाइन नहीं निकल रही थी, दूसरे केस में थोड़ी सी लाइन इसमें से निकलने लगी, और तीसरे केस में सारी की सारी लाइन इसमें से पास होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें होगा क्या, जब अभी यहां पर फ्लक्स 0 है, यहां पर अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो वो 0 आएगा, ठीक है। फ्लक्स को हम F से डिनोट नहीं करते हैं, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालें, फाई बी इसके लिए 0 होगा, फाई बी इसके लिए कुछ होगा जो कि बड़ा होगा 0 से, और फाई बी, इसको फाई बी 1 माने अगर, और इसको फाई बी 2 माने, तो फाई बी 2 जो होगा वो फाई बी 1 से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, पहले केस में 0 आ रहा था फ्लक्स, दूसरे केस में फ्लक्स 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आया, और तीसरे केस में फ्लक्स दूसरे केस से थोड़ा सा ज़्यादा आया। इसका मतलब हो क्या रहा है कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने से होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें भी यही पढ़ के आए हैं कि फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है इस तार के एंड पर। ये जो कॉइल आपने ली थी, इस कॉइल के दोनों एंड्स पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड हो जाते हैं और एक साइड मूव करने लगते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं उसी डोमेन में, उसी फील्ड में अरेंज कर लेते हैं और एक दूसरी साइड को मूव करने लगते हैं, जिससे कि कन्वेंशनल फ्लो होता है प्रोटॉन्स का, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। एक करंट कन्वेंशन करंट बन जाता है, इलेक्ट्रॉन इस साइड को ट्रेवल करने लगते हैं, प्रोटॉन दूसरी साइड को ट्रेवल करने लगते हैं, इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। वो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं और अभी और भी पढ़ेंगे आगे जाके। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब हमारे पास जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, तो इसमें से फ्लक्स 0 निकलेगा, उसके बाद फ्लक्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसके बाद फिर फ्लक्स चेंज होगा। अभी ये इस कंडीशन में आ गया, अब आप इसको फिर से घुमा दो, आपने एक बार घुमाया भी तो इसको हाफ साइकिल है, सिर्फ 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से ये 180 डिग्री तक भी जाएगा, 0, फिर मान लीजिए 45 हुई, फिर 90 हुई, फिर यहाँ पर 120 मान लेंगे, फिर 180 मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 120 पर घुमा देते हैं तब फिर से ऐसे ही कई कंडीशन बन जाएगी, ये कि ये सेम कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, और फिर मतलब ऐसा होता है कि एक साइकिल इस तरफ को जाएगी और दूसरी साइकिल इस तरफ को आएगी, ऐसे पहले ये 0, फिर 45, फिर 90, फिर 90, फिर 122, फिर 180, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा, मतलब कि कंप्लीट रोटेशन में एक बार जब जनरेटर हमने पूरा घुमा दिया, एक बार घुमाया तो उसमें 2 साइकिल चेंज हुए,
एक बार यहाँ से आया पॉजिटिव में, फिर गया वो नेगेटिव में। एक बार जाएगा करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरी बार जाएगा करंट नेगेटिव डायरेक्शन में। इसमें जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक वेव मिलेगी, आपको डायरेक्ट करंट तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके की वेव मिलेगी, ठीक है। पहले 0 से चालू हुआ, 90 तक पहुंचा, फिर 90 से यहाँ आया, फिर माइनस में गया, फिर से 0 हो गया। इस तरीके से आपको एक साइनोसॉइडल वेव कहते हैं इसको। ये वेव तरीके का आपको एक करंट मिलेगा, जिस करंट को हमने नाम दिया ऑल्टरनेटिंग करंट, AC। इसीलिए इस जनरेटर को हम AC जनरेटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट करता है वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, मतलब उसका जो वेव है वो इस तरीके की नहीं बनती है। डायरेक्ट करंट की वेव इस तरीके की बनेगी, या फिर आप मान लीजिए इस तरीके की बनेगी, या फिर इस तरीके की बनेगी, कैसी भी बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। आप जानते हैं डायरेक्ट करंट की वेव कैसे बनती है, वेव तो बनती ही नहीं है खैर, लेकिन अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाना चाहें तो वो एक वेव जैसा बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हर एक हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है। एक हाफ साइकिल हुई, इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव में जाएगी अगली हाफ साइकिल में, फिर अगली हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू फिर पॉजिटिव में जाएंगी, फिर अगली हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव में जाएंगी, ठीक है। इसके रेक्टिफाई करने के लिए हम एक डिवाइस आता है रेक्टिफायर, उसका यूजेस हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी क्लास 10th के लेवल पर आप जो AC जनरेटर है उसमें यही समझिए कि AC जनरेटर को हम AC जनरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस क्यों करता है? क्योंकि ये हर एक हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब डायरेक्शन चेंज करता कैसे है? वो करता है स्लिप रिंग्स जो हमने लगाए थे ना, उसका काम यही है, इसका डायरेक्शन चेंज करना। स्प्लिट रिंग का काम था डायरेक्शन चेंज ना करना। जो हमने स्प्लिट रिंग्स लगाए थे DC मोटर में, स्प्लिट रिंग लगाए थे, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हम स्लिप रिंग्स लगाएंगे वो डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये होता है DC मोटर में, ये होता है AC जनरेटर में। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है तो डायरेक्ट करंट आएगा, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो अल्टरनेटिंग करंट आएगा। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब हमारे करंट का डायरेक्शन सेम ही होता है तो हम उस करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। और जब हमारे करंट का डायरेक्शन अल्टर करता है हर एक साइकिल के बाद, हर एक इंस्टेंस ऑफ टाइम के बाद, या फिर कहें एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और हमें अल्टरनेटिंग करंट ही चाहिए था तो हमने लगाए स्लिप रिंग्स। अगर हम स्प्लिट रिंग्स लगा देते तो DC मोटर और AC जनरेटर में कोई खासा अंतर नहीं रह जाता। तो यहाँ पर हमने देखा था, जब हमने यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स लगाए थे, मान लीजिए आपकी कॉइल है, ये एक मोटी सी कॉइल आपकी। इस कॉइल को बनाते कैसे? इस कॉइल को एक सॉफ्ट आयरन कोर में लपेट देते हैं। अभी हम उस पर बात करेंगे कि AC जनरेटर की हमें अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएं। अभी तक ये देखिए, आप स्लिप रिंग्स का यूज़ देख लीजिए। स्लिप रिंग्स का यूज़ कैसे करते हैं? यहाँ पर एक स्लिप रिंग और यहाँ पर एक स्लिप रिंग, ऐसी कोई रिंग लगी हुई थी और यहाँ से एक्सल जा रहा था। ये घुमाने में एक्सल ही काम करता है। आपने जनरेटर को घुमाया, मैंने बताया आप जनरेटर को एक्सल से पकड़ के घुमाते हो। एक्सल जब आप घुमाते हो तो ये कॉइल घूमने लगती है। कॉइल घूमती है तो कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में। और हमें फैराडे ने बताया ही था कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घुमा दोगे तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे तुम्हें करंट लग सकता है। तो हमें तो लगना नहीं था करंट, हमने यूज़ कर लिया उस करंट का लोड को चलाने में। लोड कुछ भी हो सकता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर स्लिप रिंग्स लगाई हुई हैं। ये स्लिप रिंग क्या करेंगी? जैसे ही ये घूम जाएगा, जैसे ही ये वाली साइड दूसरी साइड चली जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए ये घूम गया तो ये वाला जो लंबा वाला हाथ है, इसका जो हैंड है वो इस साइड आ जाएगा, और जो छोटा वाला हैंड है वो इस साइड आ जाएगा। इस तरीके से घूम गई कॉइल, ठीक है। रिंग्स तो अभी भी वही है। इसमें यहाँ पर ब्रश लगाता है, यहाँ पर ब्रश लगाता है, यहाँ पर ब्रश लगाता है, यहाँ पर ब्रश लगाता है। ब्रश घूम नहीं रहा, ब्रश नहीं घूमता है, ठीक है। अगर ब्रश घूमने लगेगा तो फिर तो तार बिध जाएंगे अंदर। ब्रश को घुमाना नहीं है, ब्रश नहीं घूम रहा है, ब्रश वही का वही लगा। ये अगर B1 है तो ये B1 ही है, ये B2 है तो ये B2 ही है, ठीक है। अब ये घूम गया इस तरीके से, तो जब यहाँ पर करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जब ये घूम गया तो क्या होगा? तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, अल्टरनेट डायरेक्शन में जाएगा ना। हर हाफ साइकिल के बाद करंट अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में जाके फिर से जीरो करेगा। पहले जीरो से पॉजिटिव हाईएस्ट मैक्सिमम तक जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम तक जाएगा, फिर जीरो आएगा। इसी तरीके की वेव बनी थी हमारी एक, ये जीरो से हाईएस्ट पॉजिटिव, जीरो हाईएस्ट नेगेटिव, जीरो, ये इस तरीके की वेव थी। तो इसी वेव को बनाए रखने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट रखने के लिए हमने यहाँ पर लगा दी स्लिप रिंग। अब जैसे ही ये घूमेगी
तो ये तो घूम जाएगी, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी ना, मतलब इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इससे बनता है एसी करंट। इसके बाद हम देखते हैं कि लोड तक करंट कैसे पहुंचेगा। यहाँ पर जैसे ही हम ब्रश लगाएंगे, ये कॉइल है, ये ब्रशेस हैं, इस ब्रशेस में हमने लोड को लगा दिया है और फिर यहाँ पर इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये एक छोटा सा आपका एसी जनरेटर का डायग्राम है, आप इसको देख लें। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि ड्रॉ एंड राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करना है तो आप करोगे। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करना है तो आप इस कॉइल को घुमा दोगे। कॉइल को घुमाए जैसे ही तो आपका रिंग्स रोटेट हुई, रिंग्स रोटेट होने से आपकी कॉइल रोटेट हुई, मतलब कॉइल के रोटेट होने से आपकी रिंग्स रोटेट हुई और कॉइल में फ्लक्स का चेंज होने लगा। कॉइल में जैसे ही फ्लक्स का चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने से यहाँ पर एक करंट बहने लगा इस डायरेक्शन में, और जैसे ही वो अपोजिट हुआ, मतलब कि जो जैसे ही वो घूम के दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगा, दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं घूमेगा, लेकिन हाँ जब 90 डिग्री के बाद 180 की तरफ अप्रोच करने लगेगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब करंट इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। हर हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होना है, बताया हुआ है मैंने। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर है उसके बारे में आप थोड़ा सा लेक्चर था। अब आप समझ गए होंगे एसी जनरेटर कैसे काम करता है। अब एक और इसमें टॉपिक है कि एसी जनरेटर का हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएं। हमको यहाँ से करंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले एक छोटा सा बल्ब लगाया था, एलईडी बल्ब, और हमें यहाँ पर पूरे घर की लाइट चलानी है, तो हम क्या करें, जनरेटर तो वही है हमारे पास भी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया जनरेटर खरीद लें। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने कॉइल बनाई हुई है जनरेटर की, उस कॉइल में आप भर दीजिए सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन होता तो आयरन ही है, लेकिन एक अलग टाइप का आयरन होता है, ठीक है। इसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, इसकी कोएर्सिविटी अलग होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन से अलग ही होती है, ठीक है। स्टील और आयरन दोनों से अलग होती है। एक सॉफ्ट आयरन होता है, ये करता क्या है, ये अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींचता है, कंसंट्रेट करता है अपनी तरफ। फिर आप जो मैग्नेट है, मैग्नेट को भी हम कर्व्ड मैग्नेट लेते हैं, एकदम सीधी मैग्नेट नहीं लेते इस तरीके से, ऐसी कोई हम मैग्नेट नहीं लेंगे, इस तरीके की मैग्नेट हम नहीं लेते, ठीक है। हम मैग्नेट कैसी लेते हैं, हम मैग्नेट लेते हैं इस तरीके की, जैसे कि ये एक मैग्नेट है, हम लेते हैं कर्व्ड मैग्नेट। कर्व्ड मैग्नेट से होता क्या है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इधर भी चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस तरीके से जाएंगी, अंदर जाएंगी और इधर से आगे को जाएंगी, मतलब कि ये कंसंट्रेट हो जाएंगी एक जगह पर, इसके टोटली अंदर चली जाएंगी ये लाइन, इसमें से बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम इस तरीके की, ये जो मैंने बनाई है इस तरीके की अगर मैग्नेट लेता तो यहाँ से भी लाइन चली जाती, यहाँ से भी लाइन चली जाती, हमें इतनी एफिशिएंट नहीं मिलती, मतलब जितना हम काम कर रहे हैं उतनी तो वापस नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लॉस्ट हो जा रही है, उनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। लॉस्ट तो नहीं हो रही वो, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो साइंटिस्ट ऐसी कोई चीज़ छोड़ते नहीं है कि उनका भी यूज़ कर ना पाए, तो उन्होंने इस तरीके की एक मैग्नेट बना दी। इस मैग्नेट में उन्होंने क्या बताया, देखिए ये एक मैग्नेट बनाई उन्होंने इस तरीके की। ये मैग्नेट क्या करेगी, ये मैग्नेट अंदर कंसंट्रेट कर देगी किसी भी मैग्नेट उसको मैग्नेटिक लाइंस को। इस तरीके से यहाँ पर अगर दूसरी मैग्नेट भी रखी हुई है मान लीजिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें से इस तरीके की फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरीके की फील्ड लाइंस निकलेगी, ये सारी की सारी सेंटर की तरफ जा रही होंगी ऐसी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये पूरी की पूरी कॉइल में चली जाएंगी। कॉइल में भी हमने क्या रख दिया, अब कॉइल की भी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी चाहिए थी, हमें और ज़्यादा करंट चाहिए था, तो हमने कॉइल में रख दिया एक सॉफ्ट आयरन का कोर। तो अब भैया मैग्नेट भी तो हमने अच्छी बना ली, इसमें भी सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया इसके अंदर, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ही जा रही हैं अब तो, और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब जाएंगी तो फ्लक्स के चेंज करने पे हमें ज़्यादा ही ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा। हम चेंज कर रहे हैं फ्लक्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जब मिलेगा तो हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है,
इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय 5B डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। मतलब कि आपको अगर करंट बढ़ाना है तो सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। आपके क्वेश्चन है कि करंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, मतलब एसी जनरेटर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, सीधा मतलब ये पूछ रहे हैं कि करंट कैसे बढ़ाएं। करंट बढ़ाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। इस कॉइल में आपने मान लो पहले 50 टर्न्स दिए थे, अब आप इसमें 50,000 टर्न्स दे दो, बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आप फ्लक्स चेंज कर दो। फ्लक्स चेंज करने के लिए आपको 2 तरीके से फ्लक्स चेंज कर सकते हो, या तो आप मैग्नेट बहुत बड़ी ले लो जिसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हो, या फिर आप सॉफ्ट आयरन कोर ले लो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसंट्रेट कर रहा हो, या फिर आप दोनों ही चीज़ें साथ में ले लो तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। और टाइम, आपकी जो रोटेशन है, रोटेशन का आप टाइम घटा दो, मतलब कि बहुत तेज कर दो। टाइम जब कम होगा तब आई बढ़ेगा ना, तो टाइम को आपको घटाना पड़ेगा। इसका रोटेशन का जो टाइम है, इसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को घटा दीजिए तो आपको करंट ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एसी जनरेटर समझ में आया होगा। आगे आने वाली और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।